भाई उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छा समझाना है एमसीक्यूज़ के लिए, और ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं और बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखनी है। आपको पूरी बात देखो बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी समझाऊंगा और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी समझाऊंगा, और ये फार्मूला भी। देखो सिंपल, आपके पास क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, एक पेंडुलम है। अभी इस पेंडुलम पे कोई भी जो है वो डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रही। अच्छा, तो ये पेंडुलम आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया, यानी यहाँ से यहाँ पर ले आए। तो जब आप यहाँ से यहाँ लाओगे तो क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ लाए तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, तो फिर ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके भी नहीं रुकेगा, अब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आया और फिर वापस वहाँ चला गया। इस तरह ये मोशन करता रहेगा। इस पर अभी भी कोई डैम्पिंग नहीं लग रही, मोशन चलता रहेगा। ठीक है, डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग एक ऐसी फोर्स होती है जो कि आपकी मोशन को रोकती है या आपकी ऑक्सीलेशन को रोकती है। ये अपोजिंग फोर्स होती है। अपोजिंग फोर्स यानी आपके ऑक्सीलेशन को कम कर देती है, आपकी वाइब्रेशन को कम कर देती है। जैसे फ्रिक्शन क्या करती है, आपकी मोशन को रोकती है, कम करती है ना। इसी तरह से डैम्पिंग एक फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन किसके लिए है? वाइब्रेट करते हुए जो है वो आपके सिस्टम के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। अब एग्जाम्पल है कि कंसीडर करो इस पर डैम्पिंग लगना शुरू हो गई है, डैम्पिंग इस पर लगना शुरू हो गई, डैम्पिंग फोर्स इस पर लगना शुरू हो गई, डैम्पिंग फोर्स। अब डैम्पिंग फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, इसकी मोशन रुक जाएगी, यानी कम होने लग जाएगी हल्के हल्के करके। पहले ये यहाँ तक आ रहा था ना, अब यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ के रुक जाएगा, अगर डैम्पिंग लगती रही। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा ये पेंडुलम रुके ना, चलता रहे। तो अब आपको डैम्पिंग को ख़त्म करना होगा। डैम्पिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी। अच्छा, इसी एक्सटर्नल फोर्स को डाइविंग फोर्स भी कहते हैं। इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डाइविंग फ्रीक्वेंसी आती है या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आती है, वो समझाता हूँ। तो ये बात तो समझ में आ गई। अगर डैम्पिंग फोर्स लग रही है, इस डैम्पिंग फोर्स के इफेक्ट को हटाना है तो बाहर से बार बार फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मोशन चलता रहे, रुके ना। चलो ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, आपने ये वाली फोर्स लिया है ना। ये वाली फोर्स लाने से पहले आपके सिस्टम के पास क्या थी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, यानी वो अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी से चल रहा था। एक फॉर एग्जांपल, एक बच्चा गाड़ी धक्के मार मार के चला रहा है, यानी वो अपने नेचुरल तरीके से चला रहा है। अब आपने देखा वो सही नहीं चला पा रहा, तो आपने पीछे से धक्का देना शुरू किया, वो बच्चा भी धक्का दे रहा है, तो क्या होगा, अब आप दोनों की फोर्स मिल जाएगी और एक बड़ी फोर्स आ जाएगी। इसी तरह यहाँ हो रहा है, पेंडुलम खुद भी वाइब्रेट कर रहा था, पेंडुलम के पास खुद भी फ्रीक्वेंसी थी, आपने भी बाहर से फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर दी। तो दोनों फ्रीक्वेंसीज जब मैच करने लगेंगी तो एक इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ पर देखो, रेजोनेंस, NANCE। रेजोनेंस कब आएगा, जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बगैर है। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे। देखो मैच करना शुरू हुई है, बराबर नहीं हुई है, मैच करने लगे किससे, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से। और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ डाइविंग फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। चलो ये बात याद रहेगी। अच्छा, अब देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जब डाइविंग फ्रीक्वेंसी आपस में मिलने लगेंगी ना, आपस में मिलने लगेंगी, आप इस ग्राफ को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। ये आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई जो इस पेंडुलम की थी। डाइविंग फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आई। ठीक है, एक्सटर्नल, और जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं तो रेजोनेंस हो रहा है। अब ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड। समझो इसी की मदद से मैंने ये ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ये मैंने सिखाया भी है, मैं आई होप आपको याद हो। तो जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलने लगी डाइविंग फ्रीक्वेंसी या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से, तो आपका हल्का हल्का करके एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा। फॉर एग्जांपल, पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा था ना, अब मज़ीद आगे जाने लग गया। ये क्या होता है, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड ही होता है ना ये। तो अब आपका ऑब्जेक्ट मज़ीद आगे जाने लग गया, आगे जाने लग गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डाइविंग फ्रीक्वेंसी मिलकर एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगे आपको। उस ही पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे।
कैसा मैंने पूरी बात डिटेल में समझाई, पीछे से लेकर आगे आ गया आपको, यानी आप बहुत पीछे थे, अब आप आगे आ चुके हो। क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच मिल रही है, आपस में मैच कर रही है, और डाइविंग फ्रीक्वेंसी मिल रही है, थोड़ा थोड़ा मिलती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जाता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने लग जाएगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जो मेरे भाइयों को और जो मेरे बहनों को फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आ गई बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें डैम्पिंग भी हो रही है क्योंकि यहाँ भी डैम्पिंग हो रही थी। अच्छा, ग्राफ मैं उम्मीद है आप बनाना जानते होगे, इसका ग्राफ मुश्किल नहीं है, फ्रीक्वेंसी इससे मिल जाएगी और एम्पलीट्यूड भी आपको इससे मिलेगा। अच्छा देखो 20 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी थी तो मुझे 10 सेंटीमीटर कह लो या मिलीमीटर या मीटर जो भी रखा एम्पलीट्यूड मिला। उसके बाद 100 वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर मेरे को 100 वो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में जहाँ पर मेरे को एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिला जो कि 60 है, और ये 60 आपके पास क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस पेंडुलम के पास थी, एट विच एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जिस पर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा था, और ऑक्सिलेट विद द ग्रेटर एम्पलीट्यूड, और ऑक्सिलेट एम्पलीट्यूड करता है ग्रेटर, मतलब और जो मतलब सिस्टम है वो ऑक्सिलेट करता है ग्रेटर एम्पलीट्यूड पे, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाए, तो उसको आप कहते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैंने ये डेफिनेशन आधी लिखी है, पूरी ये इसमें ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी शामिल होती है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कब देखने के लिए मिलेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आपको जब देखने के लिए मिलेगा जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा रेजोनेंस का, यानी बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डाइविंग फ्रीक्वेंसी आपस में मिल रही होंगी और जिसकी वजह से आपको एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा होगा, तो उस वक्त शार्पनेस होगी रेजोनेंस की। शार्पनेस क्या होती है, कहते हैं ना यार ये प्लेट शार्प है, इसका मतलब क्या है, तेज़ है, तेज़, यानी जब रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है यानी तेज़ आ रहा है, रेजोनेंस का इफेक्ट तेज़ आ रहा है यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच हो रही हैं और ज़्यादा एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो आपके पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। यहाँ पर फॉर्मूले से भी बात समझो, जो एनर्जी दी गई थी वो ज़्यादा स्टोर हो रही है, कम लॉस हो रही है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा ना। फॉर एग्जांपल देखो, मैं जो एनर्जी इसे दे रहा हूँ वो ज़्यादा इसमें जो आ रही है, मतलब ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो रही है, और डैम्पिंग से कम लॉस हो रही है, तो क्या होगा, ग्राफ बड़ा बनेगा, यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा बनेगा, ये जो मास है आगे जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगी। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को सिंपल समझ लो कि आपकी फ्रीक्वेंसीज मतलब आपकी फ्रीक्वेंसीज पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है शार्पनेस है, यानी ज़्यादा आपको रेजोनेंस का इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। डेफिनेशन भी यही कह रही है, आई नहीं है, इट है ये, ठीक है। इट मीन स्मॉल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस, यानी स्मॉल चेंज आ रहा है रेजोनेंस में। यहाँ देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक ज़रा सा चेंज किया और कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड आ गया। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड कितना कम था, कितना कम एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे देख लो 40 कह लो, 40 एम्पलीट्यूड था, लेकिन ज़रा सा मैंने चेंज किया रेजोनेंस में, यानी रेजोनेंस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा चेंज आया, आपको देखो कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड आ गया। तो ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होगा। फ्रॉम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कॉज लार्ज चेंज इन एम्पलीट्यूड, देखो इससे भी बात समझ सकते हो, या ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो भी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। शार्प का मतलब ही आपको पता है ज़्यादा। अच्छा अब देखो जब डैम्पिंग कम होगी, इधर देखो शार्पनेस कब ज़्यादा होगी, दो कंडीशनें समझ लो, ये पूछा जाएगा शार्पनेस। देखो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगी, शार्पनेस ऑफ आर, ठीक है, ये लो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको सिर्फ शार्पनेस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा था, तो पहले वाला जो ग्राफ है इसके अंदर शार्पनेस ज़्यादा है, बात समझ आई। अच्छा शार्पनेस और कब कब ज़्यादा होगी, अगर आपका जो डैम्पिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। देखो डैम्पिंग कम है, स्मॉल है, तो शार्पनेस ज़्यादा आ रही है, आपको बात समझ भी आ रही है, आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। इन दोनों को मैच कर दो तो एम्पलीट्यूड, इन दोनों को कंपेयर कर दो तो एम्पलीट्यूड, क्योंकि शार्पनेस यहाँ भी है, शार्पनेस यहाँ भी है, तो कंपेयर हो जाएगा एम्पलीट्यूड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डैम्पिंग, ये भी याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो डैम्पिंग कम होगी। यहाँ से ये बात भी समझ में आ रही है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, डैम्पिंग देखो स्मॉल है। चलो अब दूसरे ग्राफ पे आ जाओ, ये वाले ग्राफ पे आ जाओ। और कर्व ज़्यादा होगा, कर्व, इसी वजह से पुल टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके इसमें जिक्र है टाको पुल का, यूएसए में है ये टाकोमा पुल, टाकोमा ब्रिज, ठीक है, टाकोमा ब्रिज है ये, वॉशिंगटन में है। तो ये जो है वो टूट गया था, मतलब ये गिर गया था ब्रिज, ये रेजोनेंस की वजह से गिरा। कैसे? आपका पुल था, पुल बनाया, सही है, हवा चलने लगी। आपको पता है वॉशिंगटन और यहाँ पर अक्सर तूफ़ान वगैरह आते हैं, तो एक दरिया पर है ये पुल। अच्छा, ज़्यादा इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो इंटरनेट से। तो ये पुल बना हुआ था, ये पुल बना हुआ था, रस्सियों से लटका हुआ था। आपको पता है कोई चीज़ रस्सी से लटकी हुई है तो उसमें वाइब्रेशन हो सकती है। तो क्या हुआ, इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, यानी ये हल्का फुल्का वाइब्रेट करता था। हवा चलने लगी, हवा यानी एक्सटर्नल फोर्स। तो जब हवा चली, मतलब ये खुद भी मूव कर रहा था, हवा भी यूँ लग रही है, तो ये ज़्यादा मूव करने लग गया। पहले ये थोड़ा सा हल्के हल्के मूव कर रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, हल्के हल्के, लेकिन अब इस पर हवा लगने लगी, हवा लगने लगी, हवा लगने लगी, ज़्यादा मोशन होने लग गई। देखो हवा भी लग रही है और मोशन ज़्यादा हो गई। जब इतना ज़्यादा पुल मोशन करेगा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वहाँ ज़्यादा हो गई। तो शार्पनेस यानी हवा जो एनर्जी दे रही थी वो पुल में जाके स्टोर हो रही थी। तो दोबारा ये पुल बनाया, लेकिन उस वक्त क्या किया, जब दोबारा बनाया तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को कम कर दिया। यानी ये वाले ग्राफ को फॉलो करा उन्होंने, यानी जब हवा लगती तो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, शार्पनेस नहीं बढ़ती, कम हो जाती। बल्कि क्यों कम हो, हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया उन्होंने। आप देखो इंजीनियरिंग का कमाल देखो, स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, स्ट्रक्चर जैसे पहले था वैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि अब जो है वो किसी और तरीके से बना दिया, नहीं, सेम तरीके से बनाया। अब उन्होंने एक इफ़ेक्ट लगाया। इफ़ेक्ट क्या लगाया? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को कम कर दिया, यानी डैम्पिंग बढ़ा दी। डैम्पिंग कैसे बढ़ाई? जब एयर यहाँ से लगती तो पीछे से एक और फोर्स लगती, एयर यहाँ से लगती, पीछे से एक और, एयर यहाँ से पीछे से एक और, एयर यहाँ से पीछे से एक और। तो इसकी वाइब्रेशन तेज़ होने की वजह कम हो गई। क्यों? एयर यहाँ से आके फोर्स लगा रही, पीछे से एक और चीज़ फोर्स लगा रही, ताकि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। अब आप कभी नहीं भूलना ज़िंदगी में। अब आओ दूसरा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी दूसरे वाले ग्राफ के लिए या दूसरे वाले कर्व के लिए, ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 आ गया आपका। इस कर्व के लिए रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ आ रहा है। अब देखो मॉडरेट डैम्पिंग है, यानी एम्पलीट्यूड देखो कम आ रहा है। जब सबसे स्मॉल डैम्पिंग थी तो सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया। अच्छा, इस वाले कर्व की बात की है मैंने, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कर्व आ जाओ, इस वाले कर्व पे आ जाओ, तो यहाँ पर डैम्पिंग और बढ़ गई, लार्ज हो गई। देखो डैम्पिंग जितनी ज़्यादा आप बढ़ाओगे, शार्पनेस उतनी कम हो जाएगी। अगर शार्पनेस, डैम्पिंग बढ़ रही है तो शार्पनेस कम हो रही है, डैम्पिंग के बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। देखो एम्पलीट्यूड कितना कम हो गया। पहले एम्पलीट्यूड F0 पर क्या था? 60, यहाँ कितना आ रहा है? जस्ट 20। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। आई होप आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। अच्छा, ये देखो एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही थी, यानी जो बाहर से एनर्जी मिल रही थी वो ज़्यादा स्टोर हो रही थी, यानी मोशन ज़्यादा हो रहा था, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा निकल कर आ रहा था। हमने क्या किया? शार्पनेस को कम करने का तरीका क्या है कि लॉस बढ़ा दिया, यानी डैम्पिंग को बढ़ा दिया। लॉस मीन डैम्पिंग है यहाँ पर, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एनर्जी स्टोर करा रही है। ठीक है, आई होप अब ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। बहुत डिटेल में, बहुत प्यारा करके समझाया है। अपनी दुआओं में याद रखोगे तो इंशाल्लाह बात समझ आएगी। इसको एक बार फिर देखना अगर बात समझना है। मैंने बहुत डिटेल में ले गया हूँ इसको समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद